गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हाफिज नजमो साकिब। एक और सुबह में आपको वेलकम कहते हैं। प्यारी सी सुबह है और प्यारे प्यारे चेहरे आप लोगों के सामने मौजूद हैं, तो दिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरेगा। आज का हमारा टॉपिक है दिल दिल की आवाज, हर दिल की आवाज। स्पाउस सिलेक्शन, शरीके हयात का इंतखाब सेलेक्टेड होना चाहिए या इलेक्टेड होना चाहिए। मतलब कि सेलेक्ट आप करें अपनी मर्जी से या फिर चाचा ताया मामू या अपने वालिदैन की मर्जी से, जो इलेक्शन में कामयाब होगा उसके साथ शादी कर लेंगे। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका मैं ये सोच रहा हूँ कि कहाँ से तारुफ करवाना शुरू करूँ, कौन सा सिरा पकड़ने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो एंकर भी रह चुके हैं, वो पोइट भी हैं, वो नॉवलिस्ट भी हैं, इसके अलावा वो ऑथर भी हैं और पाकिस्तान को 5 बरे आज़म में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। फॉर्मर एम्बेसडर मैं हूं हाफिज नजमो साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नजमो साकिब साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी नजम और आपको भी हलीमा, माशाल्लाह आप अपने टॉपिक की तरफ बहुत ज़्यादा तरोताज़ा लग रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? अभी तक तो ठीक है, पता नहीं आपने किस तरीके से सवाल करने हैं। आप नौजवान हैं और आप भी नौजवान हैं। अच्छा, ये वैसे किसी को बताना नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जनाब, आप सिलेक्शन की तरफ गए थे या इलेक्शन की तरफ गए थे? मैं कैसे गया था ये अहम नहीं है। जो आपको इस वक्त देख रहे हैं ना, वो ज़्यादा अहम है। और उनके लिए सबसे पहले, आप अभी बोल रहे थे, अपने टॉपिक बता रहे थे, तो जो पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया वो ये कि सिलेक्शन और इलेक्शन से पहले एक सवाल है प्लीज, कि सिलेक्शन या इलेक्शन में आना भी है कि नहीं। मिसाल के तौर पे, अच्छा, शादी करनी भी है कि नहीं। पहला सवाल यहाँ से चले शुरू करते हैं हम लोग। तो मैं वापस आता हूँ नजमो साकिब साहब, शादी करनी भी है या नहीं? देखिए, आजकल जो हालात हो गए हैं ना, उसमें सिलेक्शन और इलेक्शन में काफ़ी मेरे नौजवान बच्चे बच्चियां जो है ना वो हैं कि जी हमें मजबूर किया जाता है कि आप इसी से शादी करें, ये मामू का बेटा है, ये चचा का बेटा है, कज़न हो तो अच्छा है, घर की बात घर में रहेगी, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ एक और है, माँ बाप कुछ तंग हैं कि जी बच्चे हाँ ही नहीं करते शादी के लिए। बिल्कुल। अब शादी का वक्त आ गया और ख़ास तौर पे लड़कियां जो हैं, देखिए आप लोग तो नौजवान हैं, आप लोगों ने तो चीज़ें सोची समझी हुई हैं कि जी अच्छा अभी मैंने ये पढ़ाई करनी है, अच्छा मैंने ये कर लूँगा, फिर उसके बाद नौकरी करूँगा, फिर एक अच्छा सा घर बनाऊँगा, फिर देखेंगे शादी करनी है कि नहीं करनी। क्योंकि वेस्टर्न जो आपका कल्चरल वो जो एक इम्पैक्ट है ना, उसमें मैं देखता हूं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बीच में कहीं खड़ी है, क्रॉस रोड, कंफ्यूज है। अच्छा, इसी आपकी बात से मेरा एक सवाल है कि क्या शादी की सही उम्र है? ये कैसे इंसान को पता लगेगा कि ये सही उम्र है, और ये कैसे पेरेंट्स को पता लगेगा कि ये सही उम्र है, इसमें शादी हो जानी चाहिए? शादी की उम्र कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जिसको आप बताएं जी कि 18 के बाद 20 ये वो। उसके लिए कि शादी के लिए हालात कौन से हैं लड़की के लिए, शादी के लिए हालात कौन से हैं लड़के के लिए कि उसने करनी है। मिसाल के तौर पे, अगर तालीम और तरबियत की बात है तो लड़के लड़की को दोनों को पढ़ना है। सबसे पहले तो बात ये, वो जो होता है ना जी, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, ये 17 साल की हो गई है, इसकी शादी कर दे, तो वो पढ़ाई सबसे पहले। बिल्कुल। लड़की के लिए ये है ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे में कि उसका पढ़ा लिखा होना बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर मैं देखता हूँ दुनिया में या पाकिस्तान में तो डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है। तो लड़की कम से कम ये ना हो कि वो ब्लैकमेल हो कि मैंने इसी घर में रहना है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। घर वाले तो कहते हैं ना जी कि अब तुम्हारी वहाँ से जनाजा वगैरह निकलेगा। आजकल भी वैसे ये बातें होती हैं। तो उसमें सबसे पहले ये कि आप इतने क्वालिफाइड हों, खासतौर पे लड़की के लिए, कि वो ये मजबूरी फील ना करे। खुदा न खास्ता हालात नहीं चलते, खुदा न खास्ता ये होता है कि जी बात नहीं बनी। ये नजमो साकिब शुरू में ऐसे ही बातें करता था, देखो असल में तो अभी पता लगा है। उस वक्त फिर ये है कि एक फैसला करते हैं और डिवोर्स की, तलाक की जो है वो इजाज़त है। सही उम्र क्या है? सही उम्र वो है जिसपे आप इस काबिल हो जाएं, लड़का या लड़की,
कि अब आप कहें कि हमने शादी करनी है, लेकिन जो अहम चीज है इसमें, जी अहम चीज इसमें यह है कि किस से करनी है और क्यों करनी है, और इससे भी ज्यादा अहम आखिरी इसमें है कि क्या होती है शादी। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले अगर आप इजाजत दें मुझे, जी जी मेरे नेम से, और आप दें तो मैं आपको इस बारे में बात करते हैं कि शादी असल में होती क्या है। मैंने अपनी जिंदगी में, और तो जिंदगी गुजार ली, दुनिया देख ली, मैंने ये देखा कि शादी करने के लिए सारे लोग या तो बेताब होते हैं या फिर उस पर इनकारी होते हैं, या वो इनकार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जो इनकारी भी हैं वो भी ऊपर ऊपर से होते हैं। ऊपर से। अच्छा, अब ये कि ये हमें नहीं बताया गया, हमारी तरबियत इस तरह से नहीं होती कि हमारे वालिदैन या हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स या खाला, मासी, चाचा, मामू जो है वो हमें बताएं कि बेटा शादी ये होती है। कम्युनिकेशन गैप है ना शादी, मैं उसकी मिसाल देता हूं। आप देखिए, यूनिवर्सिटी में एक लड़का लड़की मिलते हैं जी, और अब वो कहते हैं कि अच्छा ऐसे करते हैं कि शाम को हम कहीं चाय पीते हैं मिलके, ठीक है। तो वो लड़का जो है उसकी ट्राउजर की क्रीज बनी होगी, उसने ये देखो रुमाल लगाया हुआ, परफ्यूम वगैरह। उसके बाद लड़की भी तैयार होगी, गपशप हो रही है, कॉफी पी जा रही है। इसको अचानक बदल लें आप शादी के बाद तो आपको पता लगेगा कि जो शादी से पहले दोस्ती है आपकी, उसमें परफ्यूम्स हैं, उसमें अच्छे कपड़े हैं, उसमें अच्छा लगना है, ठीक है, अच्छा रेस्टोरेंट है, और अब्बा जी से जो पैसे लिए हुए हैं वो। शादी के बाद वो परफ्यूम जो हैं वो फीडर्स में बदल जाते हैं। आपका वो जो बिल है ना, जो आपने अब्बा जी से लिया है, वो आपका बिजली का बिल है, आपके गैस का बिल है। सही। तो सबसे पहले हमने ये देखना है, सारे सवालों से पहले, कि हमें पता हो, नजम मियां और हलीमा बीबी, कि शादी होती क्या है। तो मैं क्विकली आपको बता दूं जो मैंने अपने तजुर्बे से सीखा, कि शादी जो है वो दोस्ती नहीं है। नंबर 1, शादी दोस्ती नहीं है। पहले देखते हैं कि क्या नहीं है। ठीक, ओके। शादी दोस्ती नहीं है, शादी रोमांटिसिज्म नहीं है। ठीक हो गया। शादी एक वाहिद रिश्ता है जो कागज के जरिए बनता है और कागज के जरिए टूटता है, और ये वो वाहिद रिश्ता है जो कि हमें निभाना है। देखिए ना, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी बहन है, मेरा मामू है, इनको तो डिवोर्स नहीं होती। डिवोर्स तो होती ही इसमें है। अलैदगी और मिलाप कागज के जरिए हो रहा है, इसको हमने निभाना है। तो शादी जो है वो एक प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट है जो दो लोग करते हैं कि हम अपनी अलहदा अलहदा जिंदगियां गुजारते हुए एक मुश्तरका जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन जिसमें हमारी स्पेस होगी, पर्सनल स्पेस होगी, पर्सनल स्पेस लेकिन होगी। इस बात का हमें ख्याल रखने की नहीं जरूरत कि बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी बना देना, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लेना, मतलब मैं कहता हूँ हलीमा के सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। पहले सेगमेंट का कहा जा रहा है, बिस्मिल्लाह। और वो जरा है हमारा पर्सनल ग्रूमिंग का, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वर्बल और फिजिकल। तो ये भी शादी के लिए बहुत अहम है, उस पर वापस आके पूछेंगे जनाब नजमुल साकिब साहब से। लेकिन एक हम लोग ये शामिल करते हैं सेगमेंट, वापस आएंगे और फिर यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, सुबह बखैर। मैं हूं आपका होस्ट फसी मेहता, और आज का एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आपने अब किसी से बात करनी हो, फ़ोन पे, दफ्तर में, फेस टू फेस, या कोई पैगाम पहुंचाना है SMS के ज़रिए, ऑफिस में चैट के ज़रिए, किसी और को कोई रिलेशनशिप के हवाले से इम्पोर्टेंट बात बतानी है, या आपने अपने वेंडर को या अपने बॉस को या सप्लायर को या कॉलीग को कोई ईमेल लिखनी है, हर जगह कम्युनिकेशन का इस्तेमाल है। मैं भी आज अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए एक कम्युनिकेशन ही कर रहा हूं। कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स हैं। पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इफेक्टिव क्या होता है। इफेक्टिव मीन्स कि मौसर कम्युनिकेशन क्या होती है, कि मैं जिस तरह से जो मैसेज पहुंचाना चाहता हूं वो मेरे रिसीवर तक उसी तरह से पहुंचे और उसी तरह से इंटरप्रेट हो, समझा जाए, उसको परखा जाए।
अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें एक मीडियम शामिल है। ये बात आप तक पहुंचाने के लिए कोई मीडियम इस्तेमाल हो रहा है। इस वक्त वो मीडियम एक सैटेलाइट चैनल है, कैमरा है और मौसलाती राब्ते हैं। लेकिन अगर हम फेस टू फेस बात कर रहे होंगे तो वो मीडियम क्या होगा? वो है नॉन वर्बल एंड वर्बल। एक और मीडियम भी हो सकता है कि मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ तो वो विजुअल हो जाएगा, और एक और मीडियम भी हो सकता है कि मैं आपको ख़त के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, किसी मेमो के ज़रिए बात कर सकता हूँ, वो रिटन हो जाएगा। तो ये 4 टाइप्स हैं, विजुअल, रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल। हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है और उसके कौन से ऐसे पहलू हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी और अपने दफ्तरी मामलात के हवाले से भी। जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसका किरदार। तो स्टार्ट करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन जो आप विजुअल फॉर्म में करें, जिसमें आप विजुअल एड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ोटो है, वीडियो है, प्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल है। रिटन है जो हमने आपसे बात की, ख़त व किताबत, ईमेल्स, मेमोज, चैट्स, और फिर एक और है जो कि वर्बल है और नॉन वर्बल है। वर्बल तो ये है कि मैंने जो बात करनी है किसी से फ़ोन पे, स्काइप पे, जूम पे, वीडियो कॉल पे या आमने सामने, उसको मैंने कैसे अपना मैसेज कम से कम टाइम में और आसानी से कन्वे करना है, जिसमें मैं उसे कॉम्प्लिकेट ना करूं। तो इसके लिए क्या अल्फाज का चुनाव मानी रखता है, ये बड़ी ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ है नॉन वर्बल। कहा जाता है एक रिसर्च के मुताबिक कि 65% एक वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बेस्ड होता है। मेरे हैंड का जेस्चर, मेरी इमोशंस, और बाज़ औक़ात अगर करीब हैं तो कुछ लोग जब हैंड शेक करते हैं वो भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। आपकी फर्मनेस आपके हैंड शेक की बहुत कुछ बता देती है। वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा और गौर करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में या ओवरऑल कम्युनिकेशन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लैरिटी, कि जो मैसेज मैं बताना चाह रहा हूँ वो कितनी आसानी से आप समझ रहे हैं। अगर मैं मुश्किल अल्फाज का चुनाव करूँ, ऐसे अल्फाज जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, रोज़मर्रा की लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होते, तो आप सोचेंगे इसने जो कहा ये क्या कहा है, या तो डिक्शनरी खोलेंगे या सवाल करेंगे या कुछ भी सवाल नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मायनी फिर वहाँ तक वैसे ना पहुँचा। सो सबसे पहली चीज़ है कि इसको कॉम्प्लिकेट ना करें, कंसाइस रखें, मुख्तसर रखें, कंप्लीट बात करें और हर पिछली बात से अगली बात जुड़ी हुई हो। ये ना हो कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि कोई शख्स के परफॉर्मेंस रिव्यू के हवाले से अपने मैनेजर से बात कर रहा हूँ और एकदम से मैं आ जाऊँ कि आज तो खाने में चिकन कढ़ाई बनी हुई है ऑफिस में, आपने क्या इरादा है? तो वो कहेगी ये क्या बात हो रही है, एकदम से उधर कर रहा है, पहले बात तो मुकम्मल करो, ख़त्म तो करो। पिच और टोन बड़ी मायने रखती है। बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जो बड़ी धीमी तबीयत के मालिक होते हैं और बड़ी आराम से एक हल्के से लहजे में बात करते हैं। उनकी आवाज़ बाज़ औक़ात आम शख्स को समझ नहीं आती अगर वो पहली बार उससे मिल रहा हो। तो आप बता सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा अंदाज़ ऐसा ही है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप या तो करीब आ जाइए या मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी बात को रिपीट कर दूँगा। कुछ लोग बहुत पुरअसर शख्सियत के मालिक होते हैं, उनकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है। इसका बाज़ औक़ात परसेप्शन ये भी जाता है कि ये शायद रूट तो नहीं हो रहा, ये शायद बहुत अथॉरिटी तो नहीं एक्सरसाइज कर रहा। तो आवाज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें। एक और चीज़, तेज़ी से बात करना। अब कुछ लोग बहुत जल्दी से इतना कुछ जल्दी जल्दी बोल जाते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता क्या कह रहे हैं। तो कहने को तो आप अपनी स्पीड थोड़ी सी एडजस्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर लें, अपनी बारे में फीडबैक लें। इसकी इम्पॉर्टेंस आपके जॉब लाइफ में भी है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी है। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो ये है कि अगर मैं बैठा हूँ किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए खड़ा हूँ और मैं अब ऐसे झूलना शुरू कर दूँ या मैं ऐसे ऐसे करना शुरू कर दूँ, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरी नॉन वर्बल, ये मेरी बॉडी लैंग्वेज है जो आपको मेरे बारे में बता रही है मैं नर्वस हूँ, मैं फोकस्ड हूँ कि नहीं हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, एक फॉर्मल इन्वायरमेंट में, एक दफ्तरी जो आपका माहौल है उसके अंदर, अगर आप अपने कॉलीग से कर रहे हैं, चाहे आप स्लैक पे कर रहे हैं या ईमेल पे कर रहे हैं, तो उसमें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे उर्दू में हम तुम, तू, आप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश में तो वर्ड यू है, तो उसमें थोड़ा सा पीज एंड क्यूज का बड़ा इस्तेमाल है। मे आई, शैल आई, प्लीज़, वुड यू बी प्लीज़ एबल टू डू दिस। तो जब आप किसी को कर्टेसी एक्सटेंड करते हैं,
ठीक है। और कर्टेसी एक्सटेंड करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी ईमेल बहुत लंबी ना हो, छोटी हो, और अपना मकसद, अपना मतलब कम से कम अल्फाज में आप बयान कर सकें, लेकिन कोई ऐसी टोन ना हो किसी सेंटेंस में कि ऐसा अल्फाज ना हो कि कोई दूसरा बंदा इसको गलत इंटरप्रेट कर ले। आप वो रूम ना छोड़ें। बहुत ज़रूरी है कि आप मिरर करें अगले बंदे को। अगर वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सोचें कि उससे कैसे फील होगा अगर आप ये कोई बात आपसे कर रहा हो। एम्पैथाइज करें, पुट योर सेल्फ इन देयर प्लेस एंड देन से व्हाट यू हैव टू से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम्पैथी। ये ज़हन में रखिएगा, चाहे आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रिटन कर रहे हैं, कोई सैड न्यूज़ कन्वे कर रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपने दफ्तर में, एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंडिंग देयर पोजीशन, उनकी इमोशंस को देखते हुए अपनी इमोशंस का इजहार करना। सो एक और चीज़ जो बहुत अहम किरदार अदा करती है कम्युनिकेशन के अंदर, वो है आपका आई कांटेक्ट। ये वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आई कांटेक्ट के साथ साथ जो बॉडी लैंग्वेज है ये भी बता रही है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैं ऐसे पीछे पीछे रह के बात करूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं कहीं और देख रहा हूं या किसी और को देख रहा हूं जब मुखातिब हूं आपसे, या नीचे देख रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं आपकी कॉन्वर्जेशन में। अगर आपकी कॉन्वर्जेशन में मैं इंटरेस्टेड हूं तो मैं गौर से सुनूंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा। सो लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और लिसनिंग के लिए आपके तमाम सेंसेस उसकी तरफ, आपकी जो तवज्जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है। तमाम चीज़ें उसकी तरफ फोकस्ड हों, आपकी आइज़ भी, आपके ईयर्स भी, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे हो, और उसके बाद आप जवाब दें। तो अगर कोई बंदा आपसे सवाल पूछे तो आप कहें हाँ जी मुझे समझ आ गई आप ये कहना चाह रहे हैं, एक्चुअली इसका मतलब ये है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इदारे में, किसी भी दफ्तर में कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है हर किस्म की न्यूज़ आगे पहुंचाना। यू आर हायर्ड, यू आर फायर्ड, कंपनी का लॉस हो गया, बोनस नहीं मिलेगा। और अमूमन ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो आपका कोई मैनेजर कर रहा हो या आप किसी के साथ अपने सप्लायर के साथ कर रहे हो, या इवन आप अपनी रोज़मर्रा की भी गुफ्तगू में कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें आपने क्राइसिस के दौरान कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है और वो कम्युनिकेट करना है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ का पता हो। मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड बोथ द पार्टीज़, आपको दोनों की साइड्स पता हो। और अगर आपने बात करनी है तो उसको सिंपल तरीके से, मुख्तसर तरीके से पहुंचाएं। किसी की फीलिंग्स को बेवजह हर्ट ना करें। जहाँ पे सैड न्यूज़ है तो वहाँ पे आप उनसे एम्पैथाइज करें, और एम्पैथाइज करने के बारे में यही कहा जाता है कि आप ये कहेंगे कि मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। और वो कैसे समझेंगे? जब आप अपने आप को उसकी जगह पे इमेजिन करेंगे कि अगर ये न्यूज़ मुझे बताई जाए और मैं उसकी जगह पे होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता या मैं कैसे रिएक्ट करती। खैर, कम्युनिकेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, कम्युनिकेशन के कई हैक्स हैं। कुछ लोग होते हैं जो रिलक्टेंट होते हैं, थोड़े शाय होते हैं, बात नहीं करते। इट्स ओके। आप जब लोगों से ज़्यादा मिलेंगे, सोशलाइज करेंगे, अपना एक सर्कल, अपना नेटवर्क बनाएंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ व क़ारिब को, फैमिली में भाई बहन को, किसी को कहें कि मुझे फीडबैक दे दिया करो कि अगर मैं कभी भी गलत ऐसी हरकत करूँ ना तो तुम मुझे बता दिया करो। इससे क्या होगा कि आप लर्न करेंगे। अपने आप को रिकॉर्ड करें कैमरे के आगे और जाके उसकी बार बार रिकॉर्डिंग देखें। और देयर इज़ नथिंग बेटर देन गोइंग एंड डूइंग इट। जब तक आप खुद कम्युनिकेट करेंगे नहीं, गलतियों से सीखेंगे नहीं, बेहतर नहीं होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए खुदा हाफ़िज़। जी वेलकम बैक टू द शो। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, कन्वर्सेशन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। मुझे ये बताएं कि आपने अभी कहा कि दोस्ती नहीं हो सकती इस रिश्ते में। मैं तो अभी तक यही समझ के आ रही थी कि ये दोनों का रिश्ता जो होता है वो दोस्ती पे कायम होता है। देखिए, दोस्ती में होती है कुर्बानी, हाँ। दोस्ती में होती है एक खास किस्म की अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों को आपस में बताना नहीं पड़ता कि मेरा क्या दिल चाह रहा है। दोस्तों को ये बताना नहीं पड़ता और वो माइंड भी नहीं करते। दोस्त माफ कर देते हैं और वो इस काबिल होते हैं कि कोई भी छोटी मोटी गलती आपकी जो है वो माफ की जा सके। बेगम करती है, अगर उसको दोस्त बना लें तो क्या पता कर भी दे। बना कैसे ले आप? मुझे ये बताया, आपने जितने दोस्त बनाए आज तक, लड़कियां लड़के, आपने सोच के कागज के ऊपर बनाए? नहीं,
खुद वो खुद बन जाते हैं ना, इसलिए कि उसमें एक ओपन एंडेड किस्म की चीज है। इसमें जो सबसे ज्यादा मुसीबत होती है ना इस तरह के खूबसूरत लड़कों की, अच्छा हूं फिर एक कुड़ी नाल रहना पेगा, ये जो एक लड़की के साथ रहने वाला है ना तसव्वुर, ये बड़ा खौफनाक है। और मर्द की अपनी खसलत, उसकी अपनी नेचर, उसके अपने हिसाब किताब, इसलिए तो 4 की इजाजत दी ना इस्लाम ने। तो उसमें दोस्ती, हाँ ये मैं नहीं कह रहा कि दोस्ती हो नहीं सकती, मियाँ बीवी की दोस्ती जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि भाई वो जिस तरह स्पेस की हमने बात की ना कि आप मुझे स्पेस दे। मिसाल के तौर पे बेगम के अम्मी अब्बा आए हुए हैं और मियाँ जो है वो आया दफ्तर से और उसको ये है कि जी अब मैं आऊँगा तो बेगम जो है कुछ चाय का किसी मुलाजमा से या खुद जो है चाय का एक कप पिलाएगी। अब बेगम मसरूफ है अपने अम्मी अब्बा में, ठीक है, ये आया दफ्तर से थक के, किथे गई दोस्ती। वो ये कहेगा यार ये क्या हो रहा है, ये घर मेरा है भाई, लेकिन बोलेगा नहीं। शादी के पहले 3-4 साल इस तरह की नहीं बोली जाती बातें, ये बाद में निकलती हैं सारी बातें कि ये तुम हर वक्त अपनी अम्मी अब्बा के पास ही रहती हो। दोस्तियों में कुर्बानी होती है, मियाँ बीवी के रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस होती है, आप एक्सपेक्ट करते हैं और फिर उसकी शादी की एक आदत होती है जो आपको जो आपको डालनी पड़ती है। देखिए हर किसी की पहली शादी एक्सपेक्टेशंस भी तो नॉर्मल है, आपको दोस्त से भी तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दोस्त से एक्सपेक्टेशंस होती हैं लेकिन इतनी ज्यादा 24 घंटे की नहीं होती। एक और बात बताओ, दोस्त आपके साथ आपके बेडरूम में नहीं होता सारा वक्त, दोस्त आपके घर में नहीं रहता 24 घंटे। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ये एक ऐसी चीज है कि आप दो आदमी कहीं भी रहें इकट्ठे, ठीक है, 24 घंटे उनको पता है। और मियाँ को पता है फिल्म देखने जानी है ना तो अब मैंने 2 टिकटें खरीदनी है। वो मेरा एक दोस्त था, उसकी शादी हुई, उसने बताया, तो वो नहीं शादी हुई, फिल्म पे गए तो वो अपनी रूटीन में जिस तरह वो एक टिकट लेता था वो एक टिकट लेके आ गया। अब आगे उसकी बेगम खड़ी भी है, दोस्त तो हमारा था ना। अब देखें वो कहता क्या है, बेगम को देखा उसने कहता है ओहो अपनी टिकट तो मैंने ली नहीं है। अच्छा, अब ये है कि आपको उसकी आदत डालनी पड़ती है। और ये मैंने जिस तरह कहा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक अग्रीमेंट है। अब आते हैं आपकी सिलेक्शन इलेक्शन की तरफ, वो तो आपका वो बीच में रह गया। उससे पहले भी आते हैं, लोग कॉन्ट्रैक्ट से भागते क्यों हैं फिर? कुछ लोग जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि यहाँ तो बहुत ज्यादा हक में होते हैं शादी के, यहाँ इनकारी होते हैं। तो जो इनकारी होते हैं वो हम लोग क्यों होते हैं, क्या वजह है? डरते हैं रिलेशन से, जिम्मेदारी से? ये जो एक जगह पे बांध के बिठा देना ना, रूसो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि मैन वॉज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। तो उन चेन्स में से एक चेन ये है, ये भी है। अब आप देखें कि जिंदगी गुजर जाती है, आप यूनिवर्सिटियों में जाएं या वैसे जिंदगियां गुजारें, कजन्स के साथ गपशप लग रही है और आपकी, लेकिन जूं ही आपकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड आपकी बीवी बनती है तो एकदम से एक बड़ा चेंज आता है। उस चेंज के लिए ना लड़का तैयार है ना लड़की तैयार है। कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं, बाप देख लेंगे, वो किधर देख लेंगे, कब देखेंगे, अब देखना है। तो ये सारी चीजें शादी से पहले होती हैं। मिसाल के तौर पर आप एक चेक लिस्ट बनाते हैं। शादी करने के लिए मेरा नजदीक ये जरूरी नहीं है कि लड़की खूबसूरत हो, लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम हो, ये जरूरी आइटम नहीं है। ये हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा। असली चीजें क्या है, क्या मेरा ये साथी बन सकता है, क्या मेरी कमजोरियों पे ये पर्दा डालेगा, क्या मुझे माफ करेगा, क्या ये मेरी, एक दिन मैंने सालन अच्छा बनाया, तारीफ करेगा, मैं जिस दिन बाल कटा के आऊंगी ये नोटिस करेगा कि नहीं करेगा, इसको पता लगेगा कि मेरे पांव में चोट लगी है कि नहीं लगी, इसको पता लगेगा कि अब मैंने अपनी अम्मी के पास जाना है तो ये मुझे खुद कहे कि चलो तुम्हारी अम्मी के पास चलते हैं। ये वो चीजें हैं जो ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि जी इसका बैंक बैलेंस कितना है। और देखिए वाकयातन अगर किसी लड़के लड़की में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है
और वो एक दूसरे को साथी बनाना चाहते हैं, रोमांटिक। देखिए, ब्रैड पिट और जॉर्ज क्लूनी नहीं मिलते, और ब्रैड पिट और जॉर्ज क्लूनी मिल जाए ना जब, तो उसके लिए फिर एंजेलिना जोली बनना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप एंजेलिना जोली बन भी जाएं तब भी वो रिश्ता कामयाब हो। एग्जैक्टली। इससे मुझे एक छोटी सी बात याद आई। एक बहुत बड़ा महल नुमा घर है जी, और उसमें एक बहुत खूबसूरत ग्रेसफुल को 65 ईयर ओल्ड की जो है ना औरत बैठी हुई है। वो रॉकिंग चेयर पे, वो आतिशदान जल रहा है, एक बिल्ली बैठी हुई है पास, और उसके साथ उसकी एक सहेली बैठी है, ठीक है, उसी उम्र की। तो उससे पूछ रही है कि तुम इतनी खूबसूरत, तुम इतनी पढ़ी लिखी, तुम इतनी अमीर, तुम्हारा इतना जबरदस्त करियर, तुमने शादी क्यों नहीं की? अच्छा। तो वो कहती है कि मुझे अपने आइडियल की तलाश थी। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें आइडियल नहीं मिला? उसने कहा मिल गया। तो तुमने शादी क्यों नहीं की? उसने कहा वो अपनी किसी आइडियल की तलाश में था। वाह। अब यह है कि आप अगर किसी ब्रैड पिट और जॉर्ज क्लूनी को ढूंढ भी लें तो क्या उसकी आप एंजेलिना जोली होंगी कि नहीं, ये बड़ा जरूरी सवाल है। तो हम करते क्या हैं, सिर्फ अपने आप को देखते हैं। मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे ऐसे लड़का चाहिए। ओ बाबा, जो लड़की आपको चाहिए उससे तो पूछो आप वो लड़के हैं भी कि नहीं। यहां पे आपकी बात बनेगी, यहां पे आपकी बात। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू को, लेकिन चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है फिटनेस, और उसमें आज हम करेंगे फैट बर्निंग कैसे की जाती है। अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग पीपल, दिस इज़ मारिया खान और मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग एपिसोड ऑफ हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ। दुनिया में आप जहाँ कहीं भी हैं, लाजमी नहीं है कि आप जिम जाएंगे तभी ज़िंदगी बदलेगी। आप बहुत कुछ घर में रह के भी कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। आपको प्रॉब्ली अगर आप पार्क में हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्कआउट्स बताऊंगी तो आप पार्क में भी वो वर्कआउट्स परफॉर्म कर सकते हैं। और टॉपिक है मेरा आज का, फ़ैट बर्निंग कैसे करनी है। तो फैट को अगर मैं थोड़ा सा खुलासा करके बोलूँ ना, एक फैंसी टर्म है, इट्स ऑल अबाउट कि हमारी बॉडी में चर्बी कितनी है और हमने उसको बर्न कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे वर्कआउट्स, कुछ ऐसे वर्कआउट्स जो बेसिकली आपको हेल्प करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका फैट परसेंटेज लेट्स से 40% है, 50% है, सबसे पहली टिप ये है कि हमने और फैट कंज्यूम नहीं करना। तो हम न्यूट्रिशन पे बात करेंगे कि कैसे आप अपनी न्यूट्रिशन में क्या ट्वीक्स कर सकते हैं कि आपकी फ़ैट परसेंटेज आपकी बॉडी की कम हो। और दूसरी चीज़ हम ये करेंगे कि वो कौन से वर्कआउट्स आप कर सकते हैं जिसमें आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें आता है वेट स्ट्रेंथ कंट्रोल्ड मूवमेंट, जिससे आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने मसल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अराउंड योर बॉडी, आई मीन लाइक दिस इज़ लेट्स से दिस इज़ योर मसल और इसके अराउंड फैट की लेयर है, तो जब तक मैं ऐसा वर्कआउट नहीं करूँगी जिससे मेरा मसल एक्टिवेट होता है, दिस इज़ माई मसल और उसके अराउंड फैट की लेयर है। सो जब तक मैं अपने मसल को इंगेज नहीं करूँगी तब तक मेरा फैट बर्न नहीं होगा, मेरा फैट मोबिलाइज नहीं होगा। सो ये हमारा एजेंडा है। हम करेंगे कुछ वर्कआउट्स, हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर, और स्टे ट्यून्ड, कहीं भी मत जाइएगा। वी विल ब्रेक डाउन ऑल द माइन्यूट डिटेल्स ताकि आप अपने आप को बिल्ड कर सकें ऑन द नेक्स्ट लेवल। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग पीपल, हमने आपसे बात की थी, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक फैट ब्लास्टर राउंड, बेस्ट फैट बर्नर वर्कआउट क्या है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप, कौन से वर्कआउट्स हैं आप घर में भी आराम से कर सकते हैं कहीं पे भी, और यू आर गोइंग टू बर्न योर फैट और बिल्ड योर मसल। हमने मसल की बात की थी, अगर आपका ये मसल है तो उसके अराउंड अगर फैट एक्यूमुलेट हुआ है तो हम कैसे उस फैट को बर्न करें। वो फैट लेमन टर्म्स में चर्बी है, राइट। फैट बोलते हुए इतना इम्पैक्ट नहीं होता है जितना हम, दूसरा लफ्ज़ मैंने बोला चर्बी तो हमने उसको बर्न करना है एवरीबडी। सो हम मसल को एक्टिवेट करेंगे। मसल कूदने से एक्टिवेट नहीं होने लगा कि बस आप कूदते रहें, जंपिंग करें, दौड़ लगाते रहें, उससे आप अपना मसल बर्न कर रहे हैं। और यही सब लोग गलती करते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार मेरी स्किन लटक गई है, लूज़ हो गई है, मुझे स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, और उसकी वजह यही होती है कि हम सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं, और जो बहुत अहम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ मसल को ट्रेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे वर्कआउट जो आप घर पे कर सकते हैं विद
द डम्बल्स। और अगर आपके पास डम्बल्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास बहुत ज़बरदस्त डम्बल्स हैं। साकिब अगर आप मुझे मेरे डम्बल्स दिखा दें, हमारे पास 2 ज़बरदस्त बॉटल्स हैं। आप पानी से, घर में कोई भी बॉटल्स हैं, दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए, उसको पानी से भर लें। लाइक दिस इज़ 1.5 लीटर आई गेस, तो अच्छा खासा वज़न है। अब इसके साथ हम सारा वर्कआउट करेंगे। सो आपने 2 पानी से बोतलें भरनी है, कोई भी चीज़, कोई भी 2 हैवी चीज़ें, वज़न सेम हो, आप उससे वर्कआउट कर सकते हैं। साकिब आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे हम करने क्या जा रहे हैं। ऑलराइट, फर्स्ट हम एक्टिवेट करेंगे अपनी चेस्ट को। सो आप ज़मीन पर, हमने स्टेपर इसलिए रखा है ताकि आपको थोड़ा सा विजुअली नज़र आए। हम जाएंगे स्टेपर के ऊपर और वी गो हेयर, आराम से हम बैठेंगे और स्लोली हम लेट जाएंगे इसके ऊपर। हम इंश्योर करेंगे, आपने कोशिश ही करनी है आपका सर जो है ना बेस के ऊपर सही हो, बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, हम यहाँ से आए, फर्स्ट वर्कआउट है चेस्ट प्रेस। साकिब आपको लेट के बता रहे हैं, मैं आपको खड़े होकर बता रही हूँ। इमेजिन मैं लेटी हुई हूँ, मेरी ज़मीन पीछे है। ओके, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल हाथ ना डंबल्स पकड़कर या वाटर बॉटल्स पकड़कर आपने हाथ यहाँ लाने हैं, बिल्कुल चेस्ट के सीधा। ऑलराइट, पहले हम यहाँ पे आए। अब आपने इसको स्लोली ना नीचे की तरफ डिसेंड करना है। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। आपके पास दोनों अलहदा हाथों में 2 अलहदा चीज़ें पकड़ी हैं, मगर दिमाग में आपने विजुलाइज करना है कि सोचें कि अगर आपने बार पकड़ी हुई है तो ऐसे तो नहीं होगी ना, बार ऐसे करके नहीं जाएगी और ऐसे करके नहीं जाएगी। बार होगी, एक स्टिक होगी, तो वो सीधी नीचे जाएगी और सीधी ऊपर जाएगी। तो आपने ये बैलेंस आपने खुद क्रिएट करना है। सो स्लोली डाउन, स्लोली अप। ये करते हुए आपने चेस्ट मसल को इंगेज रखना है, टाइट। अप, इन, अप, 20 टाइम्स ये करें। देन सेकंड अप इज देन अगेन चेस्ट के बिल्कुल सामने आप करेंगे चेस्ट फ्लायर्स। चेस्ट फ्लायर्स इज यहाँ से आपने इसको पकड़ा और आप ओपन किया। इमेजिन आप हग कर रहे हैं किसी को, बड़े से ट्री को, यस। एंड यहाँ से आप इसको लाएंगे स्क्वीज। अगेन देखें, जब तक आपने मसल को इंगेज नहीं करेंगे ना, टाइट नहीं करेंगे अंदर से, वर्कआउट का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने लगा। सो अपने मसल को इंगेज करें, उसको टाइट करें। सो लेट्स गो, वी गो 1 20 करेंगे हम इस तरह, वील गो ओवर एंड ओवर। ये करते हुए आपने अपने मसल को इंगेज रखना है। अगर आप यहाँ थोड़ा गौर से देखें, साकिब ने अपनी चेस्ट कैविटी थोड़ी लिफ्टेड रखी हुई है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से। ऑफ कोर्स आपको कैमरे में अभी नहीं पता चल रहा होगा, बट देन अच्छा खासा मूवमेंट फील हो रहा है मुझे देखने में ही। और स्टमक अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा एक हम्प क्रिएटेड है, स्टमक सक्ड इन है, और ये आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ऑलराइट, 20 टाइम्स प्रेस, 20 टाइम फ्लायर्स। नाउ वी स्टैंड अप, खड़े हो जाएंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक फैट ब्लास्टर वर्कआउट है। फर्स्ट देन हम आप यही पानी की बोतलें पकड़ेंगे और साकिब आप सामने आ जाएं ताकि कोई मसला ना हो। हम करेंगे स्क्वाट बाउंस करेंगे 5 टाइम्स और लंज बाउंस करेंगे ऑन वन साइड एंड लंज बाउंस ऑन द अदर साइड। सो हम जाएंगे स्क्वाट में। वी हैव डन दिस, एवरीबडी यू नो दिस, क्या हो रहा है, होने जा रहा है। लेग्स ओपन करेंगे, वाइड ओपन। वी पुश आवर बट बैक, कमर सीधी रखते हुए। और इमेजिन आप किसी कुर्सी में बैठ रहे हैं और यहाँ पे आप आए, आपने थोड़ा सा वेट भी लिफ्ट करें साथ में। और अब हम यहाँ पे बाउंस करेंगे 1 2 3 4, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है 5। और राइट, स्टैंड अप, लंज बैक, हम लेग पीछे लेके जाएंगे। और यहाँ पे लेग करना आपने ना, सिर्फ अगर आप इधर से लेग को पीछे लेके जाएंगे ना तो बेहतरीन हो जाएगा। इसको स्लोली नीचे लेके जाएं और हम यहाँ से करेंगे बाउंस 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। साकिब नेक्स्ट लेग आप सामने ले आएँ क्योंकि वो ज़्यादा विजुअली ज़्यादा सही हो जाएगा। और राइट, सामने ले आए, दूसरी लेग सामने आपने इंगेज की और हम पिछली वाली बैक से लेग से डाउन जाएंगे 1 2 बाउंस 3 4 5। चेस्ट प्रेस किया, चेस्ट फ्लायर किया, स्क्वाट, फिर हम लोअर बॉडी पे आए, स्क्वाट बाउंस किया, लंज बाउंस किया, देन वी गो ऑन द अपर बॉडी अगेन और वापस आएंगे। आपके पास वही वाटर बॉटल्स हैं, आप अपर बॉडी को अभी एक्टिवेट करें। फर्स्ट वर्कआउट, इसको आप साकिब आप यहाँ पे आ जाएं, थैंक यू सो मच। और राइट, यहाँ से हम इसको लेके जाएंगे ऊपर, हम करने लगे हैं शोल्डर प्रेस। सो फर्स्ट आप बिल्कुल सीधा ना, अगर अपने हाथ और बॉटल सीधा ऊपर उठा लें, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ऊपर ले जाएं। साकिब ग्रेट, ज़बरदस्त। अब इमेजिन करें आपने दोबारा एक बार पकड़ी हुई है, ठीक है,
अब स्लोली अगर बार पकड़ी हुई है तो इकट्ठे दोनों हाथ ऐसे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपने ला के ना एक टी बनाना है, इससे नीचे ना जाए हाथ। और आप देखेंगे कि आपका ये शोल्डर एरिया, आपका बैक कैविटी, ये सब एक्टिवेट हो रहा है। नाउ पुश अप, सीधा इमेजिन दिमाग में कि आपने एक बार पकड़ी हुई है और वो तो बैलेंस रखना है, लाइक एक ऐसे ना हो और ऐसे ना हो। ऑलराइट, लेट्स गो। 15 से 20 हम ये करेंगे। ग्रेट। नेक्स्ट अप हम करेंगे साइड रेजेस। यहीं पे अब हमें अगेन सेम वर्कआउट, और इधर से आपके हाथ टी बनाना है आपने अपनी बॉडी से, और स्लोली डाउन 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। स्लोली अप 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। सो दिस वाज योर फैट ब्लास्टर वर्कआउट। गाइस, डंबल नहीं है, प्लीज़ बहाना ना बनाएं। ऑल यू नीड इज़ वाटर बॉटल्स। मुझे वाटर बॉटल्स बड़ी पसंद है। ओके, वाटर बॉटल्स को फिलअप करें, वर्कआउट करें, अपने आप को चैलेंज करें, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ चैलेंज नहीं करती ना, वो आपको कभी भी चेंज नहीं कर सकती। इफ़ इट डज़ नॉट चैलेंज यू, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज यू। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें इस तरीके से कि ये चैलेंज मुझे आया है ऊपर उठाने के लिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड विल सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन में, आपके मील प्लान में, आपके पूरे दिन में एक बहुत अहम मील की, और वो है आपका लंच, आपका दोपहर का खाना। बहुत से लोगों को इस बात का खप्त होता है कि मैंने वज़न कम करना है, तो उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पता है वो क्या कहते हैं कि मैंने दोपहर का खाना छोड़ दिया है, मैं दिन में एक बार खाना खा रही हूँ क्योंकि मैंने अपना वज़न कम करना है। ये दिन के वक्त अक्सर लोग जो है ना खाना स्किप कर देते हैं। बहुत से लोग लंच के अंदर कहते हैं मैं फ्रूट खा रहा हूँ या खा रही हूँ क्योंकि मैंने वज़न कम करना है। सबसे पहले जैसे हमने बात की थी अपने पिछले एपिसोड में, आप जो कुछ भी खाते हैं उसका 35% 35% आपके ब्रेन को फ्यूल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने आप को फाकाफाई कर रहे हैं, आप अपने आप को भूख हड़ताल पे आपने रखा हुआ है, तो आप तो अपने ब्रेन को कुछ नरिश नहीं कर रहे। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि यार मेरे सर में दर्द होता है, मुझे काम करने को दिल नहीं करता, मुझे टेंशन होती है, मुझे एंजाइटी होती है। इसकी एक मेजर वजह यह है कि हम अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रख रहे। जहाँ पे आपका नाश्ता करना बहुत अहम है, उसके साथ साथ आपका दोपहर का खाना भी बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि देखिए, आप नाश्ता करेंगे तो आपके पास एनर्जी होगी कि आप अपने पूरे दिन को बड़े अच्छे तरीके से, आपके अंदर फ्यूल हो, आपकी गाड़ी में फ्यूल हो, ताकि आप अपने दिन को गुजार सकें अच्छा सा। सिमिलरली आपका जो लंच है वो आपको वो एनर्जी देता है, वो आपको वो पावर देता है कि आप अपनी दोपहर और अपनी शाम और रात तक अच्छी स्टेट में आप अपनी एनर्जी को सस्टेन कर सकें। मगर लंच में खाना क्या चाहिए, ये एक बहुत अहम सवाल है। हम वो डिस्कस करेंगे आज। आपका कोई भी मील है, आपका ब्रेकफास्ट है, आपका लंच है, डिनर है, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। कि जितनी भी फैट किस्म की डाइट्स हैं ना, फजूल डाइट्स हैं, आई एम गोइंग टू से दैट हेयर, जहाँ पे कार्ब्स कम कर दो, अच्छा फ़ैट कम कर दो, अब प्रोटीन कम कर दो, ये सब फैट्स हैं, ये सब शॉर्टकट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेंगी। हाँ, महीने 2 महीने के अंदर आपका वज़न गिर तो जाएगा क्योंकि आप इस तरह के शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, मगर जैसे ही आप दोबारा अपनी स्टैंडर्ड डाइट पे जाएंगे, आप दोबारा चीज़ें खानी शुरू करेंगे, तो आपका वज़न फिर बढ़ जाएगा और यू विल ऑलवेज बी इन दिस यो-यो। तो ये यो-यो से निकलने का एक ही तरीका है कि आप अपने हर मील को बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स के साथ खाएं। अच्छा, वो क्या कर सकते हैं, कहने का मकसद प्रोटीन्स हर मील में होने चाहिए। हेयर आई हैव अ लंच का सैम्पल जहाँ पे ग्रिल्ड चिकन है मेरे पास, उसको ग्रिल करके आप खा लें। देन स्टीम्ड वेजीज़, मेरे पास यहाँ पे स्टीम्ड वेजीज़ भी हैं और ब्राउन राइस है। चपाती खा लें आप। तेल कम से कम इस्तेमाल करें अपने खानों में, और लंच लाजमी करें, क्योंकि आप लंच करेंगे तभी आपकी बॉडी में ताकत आएगी ना पूरा दिन गुजारने की। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हम फिर मिलेंगे अनदर एपिसोड ऑफ ऑसमनेस। टेक केयर। एक और शो में फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैट बर्निंग के तरीके तो आपने देख लिए, अब चलते हैं अपने ज़रा टॉपिक की तरफ। सर जनाब, हम लोग आ रहे थे सिलेक्शन और इलेक्शन की तरफ, जो बीच में बात कहीं और निकल गई थी, तो ज़रा उस पर रोशनी फरमाएं कि ये किसकी मर्जी होनी चाहिए, सिलेक्ट करने की या इलेक्ट करने की? अब ये देखिए ना, सेलेक्ट तो हम खुद कर रहे हैं, हाँ,
अब हमने इलेक्ट का नाम उसको दिया है जिसके घर में वोट ज्यादा पड़े कि मामू के बेटे की तरफ जाना है। अच्छा, यानी पहले जी। सिलेक्शन और इलेक्शन का जो आपका मतलब है पहले तो वो समझते हैं। हाँ, मिसाल के तौर पे। हमारा सिलेक्शन का ये मतलब है कि हमने एक पसंद की हुई है खातून। अच्छा, हमने सिलेक्ट की है। Select की है। सेलेक्ट ठीक की, है, ठीक ठीक है, है, हमारी ठीक है। उससे मर्जी वो सिलेक्शन है। जी। ठीक। और इलेक्शन ये है कि घर में भाई का वोट जिसको डला, बहन का डला, वालिद का डला, वालदा का डला, या मामू का डला, चाचू का डला। देखिए, जी, बड़ी आसान सी बात है, इस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये कि सोसाइटी है सिलेक्शन, सर। वो सुन तो लो ना यार, ये नौजवान हो ना, इस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि सिलेक्शन हो कि इलेक्शन हो, रिश्ता अच्छा होना चाहिए, वो चाहे इलेक्शन वाला हो चाहे सिलेक्शन वाला हो। मैं मिसाल देता हूं, अगर आपको ये पता है कि आपके वालिदैन, आपके घर वाले, मामे, चाचे, ताए वगैरह जितने भी आपके हैं ना, वो बड़े बड़े जो इलेक्टेबल्स हैं, जिनको सुनना बड़ा जरूरी होता जी। है, वो इस लड़की को पसंद नहीं करेंगे तो आप ना करेंगे, हम ना करें। हम ना कर। देखें, आप अपनी मर्जी की सिलेक्ट की हुई लड़की ले आते हैं, जी, लड़की अपने मर्जी का सिलेक्ट किया हुआ लड़का ले आता है, ठीक। आगे अब रहना किसके साथ है? फैमिली के साथ। अब आप देखें, एक तरफ यह है कि आप अपनी दुल्हन को लेके आए हैं और पूरे का पूरा घर आपका सजा हुआ है, आपकी वालदा, आपके वालिद, आपके मामू, चाचे, ताइयां सारे खुश हैं, जफियां डाल रहे हैं, कोई तेल चावल फेंक रहा है, रस्में हो रही हैं, ठीक है, वेलकम टू आवर फैमिली। दूसरी तरफ क्या है, आप किसी होटल के, किसी 3 स्टार होटल के रूम नंबर 456 में हैं, ठीक है, और अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं कीता की है, इसीलिए तो कह रहा हूं, ये सिलेक्शन इलेक्शन से पहले आपने ये देखना है शादी होती क्या है। नहीं, बाबा, अच्छा, आपने जो कहा है कि मैंने किया क्या है, इसी पे मैं पूछूंगी कि आपको कैसे पता लगेगा कि किसी इंसान से आप वाकई में ही शादी करना चाहते हैं या वो बस एक वक्ती जज्बा है जिसके बाद आप ये पूछेंगे कि मैंने क्या कर लिया है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका कोई ना कोई बैरोमीटर है, ना ही कोई लेक्टोमीटर है, और ना ही इसका कोई फीता है कि लगा के देख लें कि ये मेरी शादी चलेगी कि नहीं। उसकी मैं पहले दलील देता हूं। अगर तो हमें पता ना हो कि जी ये दोनों, ये लड़का लड़की जो है ये अच्छे रहेंगे, तो फिर तो शादी कोई भी ना करे, फिर ये डिवोर्स क्यों होती है, सेपरेशंस क्यों होती हैं? तो ये एक तरह का, जो पुराने बुजुर्ग थे वो कहते थे, ये एक तरह का गैम्बल है जो आप करते हैं। अब इस गैम्बल में एक है कैलकुलेटेड गैम्बल ठीक और एक है अन्नेवाह गैम्बल। अन्नेवाह गैम्बल। ये जो अन्नेवाह गैम्बल है ना, ये तो सीधा सीधा सा डिजास्टर है। ये तो नजर आ रहा है कि आप कुएं में छलांग लगा रहे हैं। ठीक है, गैम्बल है लेकिन कैलकुलेटेड है। उसमें आप कुछ जो है चेकलिस्ट, जिस तरह मैंने कहा ना, ठीक है। बना लेते हैं कि ये मेरी इन चीजों पे पूरा उतरता है, ये मेरी इन चीजों पे उतरती है, और फिर शादी से कुछ अरसा पहले आप दोनों बैठें, आपके वालिदैन को इजाजत होनी चाहिए, आपको दें वो इजाजत, उनके सामने बैठें आप और कुछ बातें तय करें। मेरी बिटिया की शादी हुई ना, तो मैंने उसको ये कहा कि बेटा, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये चीजें आप दोनों मिल बैठ के तय करें। उसमें सबसे पहले जो बात थी वो ये थी कि, और फिर वो ऐसा हुआ कि वो जो मेरी बिटिया के थे ना ससुराल वाले, अभी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, लड़का भी आया, उसके माँ बाप भी आए, उसके बहन भाई भी आए, हम लोग भी बैठे हुए इधर। तो मैंने सबसे पहले लड़के और लड़की से कहा, सबसे पहले तो हम तुम दोनों से ये कहते हैं कि जिम्मेदारी लेते हो इस शादी की? दोनों ने कहा जी लेते हैं। मैंने कहा ये जिम्मेदारी जब आपने ली है ना, तो आपने हमें आजाद कर दिया है, कल को ये ना कहना है तुसी क्या सीधे ब्याह कीता है। सबसे पहले तो हमें आजाद करो, तो जब आप जिम्मेदारी लोगे तो फिर उसको निभाओगे भी। तो पहला सवाल तो ये है कि आप दोनों ने जिम्मेदारी लेनी है। दूसरा ये है कि आप अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग को जरा प्रैक्टिकल लेवल पे आके बात करें कि ये मुझे पसंद है। मिसाल के तौर पे लड़के लड़की की शादी हो गई, पहली रात है जिसको कि वो सुहाग रात कहते हैं। सुबह उठे, लड़का नहा के निकला बाथरूम से, लड़की गई यानी लड़की गई यानी बाथरूम में,
उसने देखा जो टूथपेस्ट है ना, वो जो होती है ना वो बंद करने वाली, उसके नीचे से उसकी दबाई हुई है, उसकी गर्दन दबा के टूथपेस्ट निकाली गई है। ठीक हो गया। फिर वो देखती है कि उल्टे हाथ पे जो है ना, वो बाथरूम में उसका जो नहा के तौलिया है वो नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है। उसके बाद वो सिंक में देखती है तो वो देखती है कि इसको साफ नहीं किया, इसने शेव करके। ठीक, यहाँ से बात शुरू हो, यहाँ से बात शुरू होती ये है। सोच के मुझे टॉर्चर हो रहा है। अच्छा, आगे सुने, आगे सुने, आगे सुने। अब रात सोने लगे हैं, लड़का सारी जिंदगी लाइट ऑन करके सोया, हाँ, लड़की सारी जिंदगी लाइट ऑफ करके सोई। अब वो लड़का कहेगा भी मैं तो लाइट के बगैर नहीं सो सकता, लड़की कहेगी चलो ठीक है लाइट ऑन करो। आधी रात पे जागती रही ना हो, बोलेगी नहीं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी इसमें आइटम निकलता है कम्युनिकेशन का। और अगर आप लड़का या इसको लड़की में से कोई उसी खराटे वक्त लेता आप इसको उसी वक्त बताएं कि अल्लाह के बंदे टूथपेस्ट को पीछे से दबाते हैं, कितना बुरा लगता है। और ये तौलिया नहा के जमीन फर्श पे नहीं फेंकते, प्यार मोहब्बत से बात करके ना। तो क्योंकि ये आपकी इब्तिदा है। देखें 5 स्टार होटल में आप बैठ के चाय पी रहे हैं, वो बात और होती है। अच्छा। वेटर, बिल्कुल। ये कुछ और मामला है। अगर बंदा मान ले वो सारी बातें पहली दफा बैठ के कि हाँ भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, बाद में मुकर जाए तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, और तो पहले ये दिन थे- ही अगर आप उसको ये सब बताएं कि टूथपेस्ट देखिए- ऐसे ना यूज करें, तो वो कहेगा पहले दिन ही मेरी माँ बन गई। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ना, वो कहते हैं कि नेवर एक्सेप्ट योर डिफीट विदाउट एंटरिंग इनटू एक्चुअल फाइट। आप जंग किए बगैर शिकस्त कैसे कबूल कर सकते हैं? जब आप जिम्मेदारी लेती हैं तो आप अपनी तो जिम्मेदारी लें। फिर एक और मजे की बात बताऊं, 2 आर हैप्पी इफ 1 इज वाइज। दोनों में से एक को वाइज होना है, आप उसकी भी कर सकती हैं, बात कर सकती हैं, और इसके बगैर बात किए बगैर भी हो सकती है। बिल्कुल। देखें झगड़ा होगा ना, किसी बात पे झगड़ा होगा किसी चीज का, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। और जो समझदार मियां बीवी हैं वो ये फैसला कर लेते हैं कि अगर तुम्हें गुस्सा आया तो मैं चुप रहूंगा, मैं सिर्फ सुनूंगा, और अगर मुझे गुस्सा आया तो तुम चुप रहना। क्योंकि थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, थोड़ी देर बाद आप जो है वो, और दिन पूरा गुजर गया आपका और आपने एक दूसरे से बात नहीं की, तो ये गलत है। ये बहुत गलत है। इसी के ऊपर आप बात वापस आएंगे हम लोग। अगला सेगमेंट है आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री, और उसमें आज साइंटिफिक मेथड्स को जानते हैं कि कहाँ से आए। देखते हैं, वापस आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग गपशप चल रही है, टाइम भी हमारे पास कम होता है, लेकिन हम लोग जितने सवाल पूछ सकते हैं पूछने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ये सेगमेंट देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मेरे पास इस वक्त 2 चीजें हैं, एक है डायरी और एक है ये कागज। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इन 2 चीजों को यहां से फेंकूं तो कौन सी चीज पहले जमीन पर गिरेगी, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जो भी जवाब है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो हियर इट गोस। ओ, यानी कि डायरी पहले गिरी। अच्छा, इसका मतलब है कि भारी चीज हो तो जल्दी गिरती है और हल्की चीज हो तो देर से गिरती है। मेरे ख्याल से इटालियन साइंटिस्ट ने 1612 में, और उस इटालियन साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो, उसने पीसा टावर पे चढ़ के कुछ ऐसा ही तजुर्बा किया था। और इस तजुर्बे की बुनियाद पे उसने साबित किया था कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि वजनी चीज पहले जमीन पर गिरती है। दर हकीकत गैलीलियो ने 2000 साल पुराना राइज अरस्तु का जो नजरिया था कशिश शकल के बारे में, उसको गलत साबित किया। अब कैसे गलत साबित किया, मैं आपको फिर बताता हूं कि अगेन मेरे पास एक डायरी है और ये कागज है। मैंने कागज डायरी के ऊपर रखा है और देखिए कि पहले कौन सी चीज गिरती है। ये तो दोनों चीजें इकट्ठी गिर गई। इसका मतलब है कि वजन का कोई लेना देना नहीं है कशिश शकल से। और यही चीज गैलीलियो ने साबित की सन 1612 में। अरस्तु ये कहता था कि कशिश शकल जो है उसका ताल्लुक उन अनासिर से है जिसने कायनात को बनाया। और वो अनासिर क्या थे आपके इल्म में है? अर्थ, एयर, फायर,
वाटर। तो अरस्तु कहता था कि जौन सी चीज जिससे ताल्लुक रखती है उसकी तरफ तेजी से खिंचती है, कि अगर एक पत्थर है तो पत्थर का ताल्लुक जमीन से है तो पत्थर ज्यादा जल्दी जमीन पर गिरेगा, और आग जो है इसका ताल्लुक आसमान और जन्नत से है तो आग ऊपर जाएगी। अरस्तु और उसके बाद कई लोग ये समझते थे कि कशिश शकल का ताल्लुक वजन से ही है, भारी चीज जल्दी, हल्की चीज बाद में। बट गैलीलियो प्रूव्ड, और जिस तरह हमने अभी तजर्बे से भी साबित किया, कि इसका लेना देना वजन से नहीं है। गैलीलियो वो पहला साइंटिस्ट था जिसने तजर्बे की बुनियाद पे उस वक्त के राइज नजरियात को गलत साबित किया, और इस अंदाज को जिसमें कोई भी मफरूजा तजर्बे की कसौटी पे रखा जाता है और उस तजर्बे की कसौटी से जो नताइज निकलते हैं उसकी बुनियाद पे कोई असूल मुरत्तब किया जाता है। इसको कहते हैं साइंस। और गैलीलियो वाज द पर्सन जिसने साइंटिफिक मेथड जो है वो दिखाया, और हम कह सकते हैं कि गैलीलियो साइंटिफिक मेथड के बानियों में से था। यस, साइंटिफिक मेथड, मफरूजा सोचना, उसको तजर्बे की कसौटी पे परखना और उसके बाद नताइज के जरिए उसूल मुरत्तब करना। साइंटिफिक मेथड इज एन आइडिया दैट चेंज द वर्ल्ड। सो गैलीलियो उन साइंसदानों में शुमार होता है जिसने साइंटिफिक मेथड की बुनियादें रखी। और साइंटिफिक मेथड क्या है कि एक मफरूजे को सोचना, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं, उसको तजर्बे की कसौटी पे परखना और उसके बाद जो नताइज हों उसकी बुनियाद पे कुछ उसूल मुरत्तब करना। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। एंड साइंटिफिक मेथड इंसानी जिंदगी में, इंसानी तारीख में इज एन आइडिया दैट चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। कैसे, ये मैं आपको अभी बताता हूं। गैलीलियो और गैलीलियो के साथ केपलर ऐसे लोग थे, ऐसे साइंसदान थे जिन्होंने कशिश शकल के हवाले से जो अरस्तु के डेवलप किए हुए नजरियात थे उनको गलत साबित किया और वो गलत तजुर्बात की बुनियाद पे साबित किया। अगर हम सिर्फ कशिश शकल की बात करें तो गैलीलियो और केपलर के इस काम की वजह से ही आने वाले जमाने के आइजैक न्यूटन जो हैं उन्होंने भी बहुत सी चीजें सामने लेके आए। हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें, हम खला की बात करें, हम ऑर्बिटल मूवमेंट की बात करें, तो हमें समझ आए कि कशिश शकल की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने की वजह से इंसानी तारीख में बहुत बेहतरियां आई। लेकिन गैलीलियो का जो कमाल था वो कशिश शकल के हवाले से नजरियात को दुरुस्त करना नहीं था, बल्कि साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस करवाना था यूरोप के अंदर। मैंने आपको बताया कि ये वाकया 1612 ईस्वी के लगभग का है और इसका मतलब है कि ये वो रेनेसेंस, नशात सानिया का दौर था जिसमें यूरोप के डार्क एजेस खत्म हो रही थी। दे वर मूविंग टूवर्ड इल्मी यूरोप, इल्म को फॉलो कर रहे थे, तजर्बात कर रहे थे और अपनी जो फैनेटिसिज्म था उसको वो खत्म कर रहे थे। यूरोप के अंदर तो गैलीलियो का ये कमाल था, लेकिन कहते हैं कि यूरोप में साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस होने से पहले 970 में इब्नुल हैशम जो कि मुस्लिम अरबिक थे, उन्होंने साइंटिफिक जो मेथड है उसकी बुनियादें डाली। इब्नुल हैशम आप गूगल भी कर सकते हैं। इब्नुल हैशम ने बेसिकली ऑप्टिक्स के ऊपर काम किया था। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, इसमें लेंस इस्तेमाल हो रहा है, जो कैमरा है जिसके जरिए आप मुझे देख रहे हैं, जहां मैं रिकॉर्ड हुआ हूं। लेकिन ये जो लेंस है इसका ताल्लुक ऑप्टिक्स से है और इब्नुल हैशम वाज द वन जिन्होंने तजर्बात से साबित किया था कि दूर की नजर कमजोर हो तो क्या होता है, नजदीक की नजर कमजोर हो तो आंख के अंदर क्या होता है और किस तरह इस कमजोरी को ओवरकम किया जाता है। इब्नुल हैशम का जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवाया है, जिन्हें यूरोप में अल हज़न के नाम से याद किया जाता है। सो इब्नुल हैशम का ये काम जो था ये साइंटिफिक बुनियादों पे था। तो कई तारीख लिखने वाले जो हैं वो कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड की बुनियाद अगर दुनिया में किसी ने रखी तो दैट गाय वाज
इब्नुल हैशम। साइंटिफिक मेथड के जरिए इंसानी अप्रोच ही बदल गई और आज के दौर में हमें बहुत सी चीजें पता लगती हैं जो नहीं मुमकिन थी अगर साइंटिफिक मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस, यानी आइडिया ऑफ साइंटिफिक मेथड इंसानी तारीख में अगर जलवा अफरोज ना होता तो बहुत से जो हंगामा खेज काम इंसान ने कर दिखाए हैं वो मुमकिन ना होते। एक और मिसाल लेते हैं कि 1668 यानी 1667 में फ्रांसिस्को रेडी एक और साइंसदान थे जो कि बियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अरस्तू के एक और मफरूजे को गलत साबित कर दिया और यानी आप समझें कि 1667 तक लगभग कोई 2000 साल तक अरस्तू का वो मफरूजा सही तस्लीम किया जाता था। मफरूजा क्या था? वो ये था कि जो पैदाइश है ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, यानी एक बेजान चीज से भी जानदार चीज पैदा हो सकती है। और अरस्तू का जो कहना था उसकी मिसाल वो ये दिया करता था कि गाय का गोबर पड़ा हो तो उसमें बिच्छू पैदा हो जाता है, इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस रिप्रोडक्शन पॉसिबल है और फ्रॉम द नॉन लिविंग लिविंग चीज पैदा हो सकती है। साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए रेडी ने 1668 में एक तजुर्बा किया, बड़ा ही पॉपुलर तजुर्बा है, होपफुली आपने किताबों में कहीं पढ़ा हो। उसने 2 जार्स लिए, उन 2 जारों में उसने गोश्त की बोटियां रखी, एक जार को उसने टोटली कवर कर दिया और एक को खुला छोड़ दिया। कुछ अरसे बाद उसने ऑब्जर्व किया कि जो खुला जार था उसके अंदर वर्म्स यानी सुंडियां पैदा हो गईं और जो कि कवर्ड जार था उसका गोश्त बिल्कुल ठीक था। और बाद में रेडी ने साबित किया कि जो खुला जार था उसके अंदर गोश्त पर मक्खियां आकर बैठती थीं और वो जो मक्खियां थीं वो सर्टेन ऐसी चीजें ट्रांसफर करती थीं एनवायरनमेंट से जो गोश्त के अंदर सुंडियां पैदा करने यानी वर्म्स पैदा करने की वजह थे, क्योंकि कवर्ड जार के अंदर गोश्त बिल्कुल साफ सुथरा रहा। अगेन रेडी ने अरस्तू की बात को गलत साबित किया। यहाँ पे ये बताना हमारा मकसद नहीं है कि अरस्तू ने बहुत बातें गलत कही। अरस्तू ने सोच का एक अंदाज दिया और उस सोच के अंदाज को चैलेंज करने में ही साइंटिफिक मेथड जो है उसकी पैदाइश हुई। साइंटिफिक मेथड, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मफरूजा, तजुर्बा और नताइज पर असूल मुरतब करना। आज के दौर में इंसान अपने इर्द गिर्द जितना कुछ देखता है ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि साइंटिफिक मेथड का आइडिया इंसानी तारीख में आया, एन आइडिया दैट चेंज्ड द एंटायर कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। आज तक के लिए इतना ही, अगली किस्त तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। वेलकम बैक टू द शो। आते हैं अपने सवाल की तरफ। स्पाउस के साथ सेफ कम्युनिकेशन क्या है? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन समझनी है हमने। हमें गलत पता है कि कम्युनिकेशन होती है टॉकिंग एंड लिसनिंग, बात करना और सुनना। हम समझते हैं कि ये कम्युनिकेशन है। तो क्विकली बताता हूँ क्योंकि इस पे तो मेरी 3-3 घंटे की 3 रोज की प्रेजेंटेशंस हैं कम्युनिकेशन में। मैं बात करता हूँ, आप उसको सुनती हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग। बिल्कुल। आप हेयर नहीं करती हैं, आप लिसन करती हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप उसको अंडरस्टैंड करती हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। यह है हाफ कम्युनिकेशन। मैंने बात की, आपने बात सुनी और समझी कि मैं क्या कह रहा हूं। अब आपने बात की, मैंने सुनी और मैंने समझी, ये है कम्युनिकेशन। अब जिस तरह आप होती है ना लड़कियां, फर्ज करें 1 साल बाद मिली हैं, सड़क पे मिली हैं, जप्पियां डाल रही हैं और मैं हैरान हो रहा हूं, दोनों बोल रही हैं और आधा घंटा दोनों बोलती हैं। पता है ये इसको कम्युनिकेशन कहते हैं आप? ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये वन वे ट्रैफिक है। तो अभी जो मियां बीवी की कम्युनिकेशन है ना, उसमें ज्यादा बातों की जरूरत नहीं होती। मिसाल मैं देता हूं आप उसको। कम्युनिकेशन की जो सबसे इफेक्टिव मैनर है ना, वो ये है, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, एक दोस्त आता है, वो आके तकरीर करता है बाकायदा,
ये अंकल जो है ना इन्होंने हमारे लिए ये किया वो किया, और आप जो है ना वो हलीमा फलाना ये वो फलाना, आप ये, वो अपने दुख का इजहार करता है। ठीक। एक दोस्त आता है, वो आके तो टेंट वेंट देखता है कि वो लगे हुए हैं कि नहीं। एक दो दोस्त जो हैं वो मेहमानों को लेके आ रहे हैं जो पुरसा देने के लिए आए हैं। एक आपकी सहेली आती है, वो आपके पास बैठ जाती है, आपका हाथ अपने हाथ में पकड़ती है और चुप रहती है कुछ 10 मिनट। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें आपका टच और आपके जितने भी वो है ना जो वाइब्स जिनको आप लोग नौजवान कहते हो, ये वाइब्स कन्वे हो रही हैं। और अगर आपके दिल में अपनी सहेली के किसी प्यारे की वफात पे दुख है ना, तो ये हाथ का टच आपका वो करेगा। अब ये समझने की बात है। मिसाल के तौर पे अगर मियाँ बीवी हैं तो उसमें पहले 3-4 महीनों में समझ आ जाती है कि क्या सूरत है, क्या नेचर है, कौन कौन सी नेचर। विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन पे जाना नहीं चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, वो लोग जिन्होंने ये फैसला किया शादी का कि हम खुशी के लिए शादी कर रहे हैं, हम विन विन सिचुएशन होगी उसमें। लड़की सोच रही है कि मैंने तो गुलाम नहीं बनना, मैंने तो उस तरह की नहीं बनना जिस तरह मेरी खाला थी, मेरे तो इक्वल राइट्स हैं। तो अगर इक्वल राइट्स हैं तो फिर इक्वल ऑब्लिगेशंस भी होंगे, ये याद रखिएगा। अगर आप कह रही हैं ना कि मेरे इक्वल राइट्स हैं, अब मसलन नजबुल साकिब जो है ये नौजवान, ये 18 घंटे काम करके आता है, ठीक है, जिससे कि घर का खर्चा चल रहा है और आपकी लिपस्टिक आ रही है। अब आप कहें जी मेरे इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, तो आप फिर देखें ना कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। इसी तरह से ये होता है कि मर्द जो है ना उसके अंदर एक बहुत बड़ी खामी है, वो मुझ में भी है और थी। वो ये समझता है कि बीवी घर पे है और कुछ नहीं करती, ये क्या काम है। हाँ। मैं सारा दिन दुनिया से लड़ता हूं, यानी कंप्यूटर्स ये वो दाएं बाएं मीटिंग्स फलाना, पैसे कमाता हूं, वो समझता है ये काम है। तो वो सारे लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, खास तौर पे मर्द हजरात, उनको ये पता होना चाहिए कि जो घर में बैठ के बीवी काम कर रही है ना, वो उसके काम से कम 2 गुना ज्यादा, बिल्कुल, एक तो कीमती है और मेहनत इसमें लगती है। क्योंकि अगर उसने वो जी हमने तो मुलाजमा 2 रख के दिए, ओ यार 2 मुलाजमाएं आपने रख के दी हैं, बड़ी मेहरबानी, उनसे काम भी तो करवाना है, उनसे ठीक तरह से घर को रखना भी तो है, और फिर घर के अंदर रहना। और अगर वो खाना भी नजबुल साकिब बनाती है, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग। नॉर्मली पता है क्या होता है, लड़की आती है ना तो वो कि खाना बनाना है, वो लड़का कहेगा चलो आज तुम खाना बनाओ, फिर वो अपनी अम्मी को फोन करती है, वो आपने बुक रखी थी ना खाने पकाने की तरकीब की, वो उसमें किस बैग में रखी थी, ठीक है, अच्छा आपने सीख लिया खाना बनाना, वैसे सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपना अपना काम भाई, अपना अपना काम, अपना ये आपने शादी से पहले वो चेक लिस्ट याद आई, चेक लिस्ट याद आई, ये शादी से पहले। और अच्छी बात होगी, हाथ से लिखवा के एक छोटा सा कागज साइन भी करवा, साइन करवाओ, डेट लिखो और फिर उसको याद कराओ, देखो खाना मेरी जिम्मेदारी नहीं। घर की वॉल पे जो है ना फ्रेम करके लगा दे। नहीं ये ऐसा ना करो यार, वो तो फिर सारा दिन वो नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन ये है कि ये चीजें आप तय कर सकते हैं और इसमें कोई कम्युनिकेशन अगर आपकी प्रॉपर है, खासतौर पे शादी से पहले, और आपने ये कहा कि चलो यार हम वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट कपल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ जो नजबुल साकिब साहब को गलत साबित करेगा कि ये दोस्ती नहीं, ये दोस्ती नहीं है, हम दोस्ती करके दिखाएंगे। अच्छा, मैंने आपसे एक और बड़ा अच्छा सवाल मुझे याद आया, मैंने पूछना है कि बहुत सारे लोगों के कुछ नो गो एरियाज होते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे पेरेंट्स हैं, हो सकता है किसी और के लिए भी हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स के बारे में जब मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ या मैं उनके लिए कुछ भी कर रही हूँ, कोई मुझे ये ना कहे कि ये नहीं करना या ये ऐसे नहीं करना, इस वक्त उनसे मिलने ना जाओ, ये ना करो, फ़ोन पे बात ना करो। तो क्या ये नहीं होना चाहिए दोनों मियाँ बीवी के बीच में कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप भी या तो उनके साथ उतना ही करें, या अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको मना ना करें। मुझे एक पंजाबी का गाना याद आ गया, या अपना किसी नू कर ले
या आप किसे दा हो बेलिया। इसमें सिर्फ ये है कि अगर आपका मियाँ आप उसकी बन जाती हैं ना, वो बन जाने का मतलब है कि ये नहीं कि गुलाम बन जाना, बन जाने का मतलब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेती हैं, आपके लिए बड़ा सुख है। इसी तरह से मियाँ अगर अपनी बीवी का बन जाता है, फैसला ये नहीं करना कि दस्तखत कैसे करने हैं और ये हकमैर कितना होगा और फलाना, फैसला ये करना है कि मैंने तुम्हारा बनना है कि नहीं। अच्छा, हमने आगे बढ़ना है अपने टॉपिक अगले बढ़िए। सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है जनाब, वो ये कि आपने थोड़ी देर पहले गैम्बल की बात की और फिर ये भी साथ कहा कि फैमिली को खुश रखें। तो सर, हमारे माशरे में तो ऐसी शादियां हैं जो बच्चा पैदा होते साथ ही फिक्स हो जाती हैं। अब उसमें एक पढ़ लिख गया, अफसर बन गया, किसी पोस्ट पे पहुंच गया और बच्ची किसी भी वजह से कम तालीम याफ्ता रह गई है, अब उसकी क्या कोई राइट नहीं है कि वो अपना डिसीजन कुछ ले सके? अच्छा, इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि आपको पता है फूडीज़ है। और फूडीज़ में आज जो हम खाने जा रहे हैं वो है चिकन बारबेक्यू। देखते हैं कैसे बनता है और कितना लोग इसको पसंद करते हैं और कितने मज़े से खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा काजी है और आप फूडीज़ देख रहे हैं। आज की एपिसोड बहुत स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज हम आपको लेकर आए हैं रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में। हम कुछ ऐसे खाने की चीज़ों की डिस्कवरी करेंगे जिनके ओरिजिन्स जो हैं वो इस साउथ एशियन रीजन के साथ ट्रेस किए जाते हैं, और कौन सी ऐसी बेहतर जगह है दैन रावलपिंडी फूड स्ट्रीट टू फाइंड आउट कि आखिर ये खाने जो है वो कहाँ से आते हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे चिकन टिक्का। चिकन टिक्का की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि चिकन टिक्का जो है वो एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट करता है। यार जल्दी जल्दी एपिसोड शुरू करो, मुझे लगी है बहुत सा भूख और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। आज मेरे सामने एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ पड़ी हुई है जिसको कहते हैं चिकन टिक्का। सो आज हम डिस्कस करेंगे ये चिकन टिक्का जो है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आई और इसको बनाया कैसे जाता है और इसको क्या चीज़ जो है वो ख़ास बनाती है। चिकन टिक्का जो है वो बेसिकली एक साउथ एशियन डिश है और इसी वजह से मेजॉरिटी जो लोग हैं इसको ये जो साउथ एशियन रीजन है सब कॉन्टिनेंट का, इसके साथ एसोसिएट करते हैं। पर डिड यू नो कि इसका ओरिजिन जो है वो नेसेसरली इस रीजन से नहीं है, बल्कि इन फैक्ट इसको प्रीडेट जो है वो ब्रिटेन के साथ भी किया जाता है। बहुत सारी ऐसे क्लेम्स हैं और स्टोरीज़ हैं जो कि इसको इस रीजन के साथ साथ ब्रिटेन के साथ एसोसिएट करते हैं। वैसे तो चिकन टिक्का जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में काफ़ी पॉपुलर है, पर ये वर्ल्ड वाइड जो है बड़े शौक से खाया जाता है। और ओकेजनली जब टूरिस्ट जो हैं वो इस रीजन के अंदर आते हैं तो वो इसको ज़रूर खाते हैं। बल्कि क्वाइट सरप्राइजिंगली, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इसका ओरिजिन जो है वो ब्रिटेन के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। तो ब्रिटेन में आज भी, यानी कि यूके में आज भी इसको प्री पैकेज फूड की तरह भी जो है वो जनरल स्टोर्स के ऊपर रखा जाता है। टिक्का जो है वो हिंदी का एक लफ्ज़ है जिसका इंग्लिश में लिटरल मीनिंग जो है वो चंक्स है। वैसे तो जो है वो आप चिकन जो है उसको बारबेक्यू करें तो वो चिकन टिक्का जो है वो बन जाता है, पर इसमें जो स्पेशल चीज़ है उसकी वो है इसकी मैरिनेशन। जो इसकी मैरिनेशन है वो दही, जिंजर, गार्लिक और लीमू से जो है वो क्वाइट कॉमनली की जाती है, और उसमें फिर कुछ और वेरिएशंस हैं जिसके अंदर दीगर मसाला जात भी इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर मोस्ट पॉपुलर जो चिकन टिक्का बनाने का तरीका है वो ये है। ऑल्दो चिकन टिक्का का मतलब जो है वो, जैसे मैंने बताया कि चंक्स है, तो मेरे सामने जो है इस वक्त वो पूरा लेग पीस पड़ा हुआ है टिक्का का। तो इसके बहुत सारे जो तरीके हैं जिनसे इसको कट किया जाता है आजकल के दौर में, और ये आपको फुल चिकन पीस के तौर पे, यानी कि या लेग पीस या ब्रेस्ट पीस के तौर पे भी मिल जाता है, और आप इसको छोटे छोटे चंक्स की फॉर्म में भी खा सकते हैं। मगर जो डिश है एज अ होल उसको चिकन टिक्का ही कहा जाता है। चिकन टिक्का का एक बहुत ही कॉमन वेरिएंट जो है, जो कि ब्रिटेन में बहुत ही शौक से खाया जाता है, वो है चिकन टिक्का मसाला।
अब वो चिकन टिक्का और चिकन टिक्का मसाला जो है वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, पर चिकन टिक्का मसाला में थोड़ा मसाला जो है, थोड़ी करी जो है उसको बढ़ा दिया जाता है, जो कि ब्रिटेन में बहुत शौक से खाई जाती है। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर बस सिर्फ ये वेरिएंट है। और चिकन टिक्का जो है उसको क्योंकि सादा ऐसे सर्व किया जाता है, और चिकन टिक्का मसाला जो है उसमें थोड़ा सा हरी मिर्चें, थोड़ी सी करी, थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी हिस्ट्री जो है वो एसोसिएट ब्रिटेन के साथ की जाती है। तो इनमें एक बहुत ही पॉपुलर जो स्टोरी है वो है ग्लासगो के शहर की, जो 50s और 60s में एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट अहमद अली असलम, वो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओनर था जिसका नाम था शीश महल। और इस रेस्टोरेंट के अंदर जब उसने एक दिन चिकन सर्व किया तो रेस्टोरेंट में एक कस्टमर ने ये कंप्लेन की कि ये चिकन बहुत ड्राई है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसने इस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए इसको थोड़े से डिफरेंट मसालों के साथ जो है वो तैयार किया। और जिन मसालों के बारे में मैंने इनिशली बात की वो मसाला जात इस्तेमाल की, यानी कि लीमू, दही और जिंजर, गार्लिक, और इसको इस मैरिनेड के अंदर जो है वो पका के दोबारा सर्व किया। और ये चिकन उसको इतना पसंद आया कस्टमर को कि ये चिकन टिक्का के तौर पे जो है वो फेमस हुआ, और ये वहाँ मेन्यूज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका। अच्छा, ये जो इसकी ओरिजिन स्टोरी के डिफरेंट क्लेम्स हैं, उनमें से जैसे कि एक क्लेम मैंने आपको बताया, वैसे एक और बहुत ही पॉपुलर क्लेम जो है वो मोती महल न्यू दिल्ली के साथ जो है एसोसिएट किया जाता है। और इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो इसको डिस्क्राइब करते हैं कि यूके में एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट जो है वो इसको जो है वो लेकर आया पहली दफ़ा। अब ये जो आखिरी स्टोरी और पहली स्टोरी मैंने आपको बताई, ये आपस में बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो लगती हैं, क्योंकि जैसे पहली स्टोरी में अहमद अली असलम जो है वो भी एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट था, और उसको स्पेसिफ़िकली ग्लासगो के इलाके के साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता है। तो इसी तरह जो यूके के साथ इस स्टोरी को एसोसिएट किया जाता है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इसका ओरिजिन वाकई ही में यूके की रीजन से जो है वो हुआ। पर आप जो है इसके बारे में ज़रूर सोचते होंगे कि आखिर इसका जो नाम है वो इतना देसी क्यों है, अगर ये वाकई में ब्रिटेन के इलाके में वहाँ से जो है ये ओरिजिनेट किया, तो इसको चिकन टिक्का मसाला क्यों कहते हैं, चिकन टिक्का क्यों कहते हैं। और इसका भी बहुत आसान जवाब ये है कि जैसे कि सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, ये एक ब्रिटिश कॉलोनी रह चुकी है, और इससे पहले यहाँ पे डिफरेंट जो EIC के ट्रेडर्स थे उनका आना जाना जो है वो लगा रहता था। तो इस वजह से ये ज़रूर हो सकता है कि वो जब यहाँ पे इस इलाके में आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की इंस्पिरेशन ली, और बहुत सारे मसाला जात वो यहाँ से लेके जाते थे और बड़े शौक़ से लेके जाते थे। तो उन्होंने यहाँ की थोड़ा सा कल्चर यूज़ करके उससे इंस्पायर होके उन्होंने जो है इसको अपने वहाँ पे तौर पे मैरिनेट के तौर पे तैयार किया और बनाया। तो ईदर वे बेशक इसकी स्टोरी जो है वो ब्रिटेन के साथ एसोसिएट की जाती है, पर इसकी जो ओरिजिनल रूट्स हैं वो ले दे के फिर दोबारा इसी रीजन के अंदर ही आता है। इवन दो इसकी हिस्ट्री के डिफरेंट क्लेम्स हैं, मगर जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि इसका ओरिजिन किसी एक ही रीजन से या किसी एक ही जगह से हुआ हो, बल्कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये डिफरेंट रीजन्स में जो है ये इन्वेंट हो चुका हुआ था और एक ही टाइम पे हो चुका हुआ था। पर इसका जो नाम है और इसको जो एसोसिएट किया जाता है पर्टिकुलरली इस नाम को इस रीजन से, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया के रीजन में ही इसको इस नाम से पुकारा जाता था। पर यह है कि क्योंकि सिमिलर रेसिपीज़ जो हैं वो दीगर दुनिया के जो हिस्से हैं या ममालिक हैं उनमें भी कॉमनली मिलते हैं। एक और रिसर्चर ये क्लेम करता है कि ये जो रेसिपी है चिकन टिक्का की, ये ब्रिटेन से यहाँ नहीं आई बल्कि यहाँ से ब्रिटेन गई है। और वो ऐसे गई कि 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद जब यहाँ सब कॉन्टिनेंट के रीजन से मैस इमिग्रेशन शुरू हुई, यानी कि लोग जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट करके बहुत लार्ज नंबर्स में ब्रिटेन के इलाके में जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए गए, तो यहाँ से वो अपनी एक हेरिटेज जो है वो लेकर गए उस रीजन के अंदर, और वो जो है इवॉल्व करते हुए वो ये चिकन टिक्का या चिकन टिक्का मसाला की फॉर्म में आ गई और ब्रिटेन ने इसको यहाँ से इनहेरिट किया। वेरिएशंस की जब बात की जाए तो इसमें बहुत सारी टाइप्स भी हैं। अब एक तो आपका सादा जो चिकन टिक्का है उसका सिंपल एक मैरिनेड है, उसी में फिर फर्दर जब वेरिएशंस डाली जाती हैं
तो उसमें फिर चिकन मलाई बोटी, चिकन हरी बोटी, चिकन बिहारी बोटी, कस्तूरी बोटी, अचारी बोटी और इस तरह की बहुत सारी इकसाम हैं जो कि डिफरेंट इलाकों में जो है वो खाई जाती हैं और बहुत पॉपुलर भी हैं। तो अब जो है वो मेरे मुंह में बहुत ही ज़्यादा पानी आ चुका हुआ है और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। मेरा नाम हमज़ा काजी है और आप फूडीज़ देख रहे थे और अब मैं इसको ख़त्म करूँगा। जी, तो हम वापस आ गए हैं और हलीमा ने गालबन आपको ये बता दिया है कि कैसे जो है तिक्के बनते हैं, कहाँ से ये शुरू हुए थे और कैसे खाने चाहिए। लेकिन आप मेरा सवाल खा गई थी। ठीक है, तो मैं अब मैं इनकी इजाजत से दोबारा सवाल करना चाहूंगा कि मोहतरमा इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। तो जरूरी है। शाबाश शाबाश, ये रिहर्सल है। जब शादी होगी ना आपकी तो कुछ इस किस्म के तरीके से बात करनी है। ठीक ठीक अच्छा अच्छा, हाँ कीजिए। सवाल मेरा यही था कि जब हम बात करते हैं फैमिलीज को खुश करने की और आप कह रहे हैं बड़ा वेलकम होता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पर आपने कहा अन्नेवा, तो क्या ये अन्नेवा चीज़ नहीं है कि बच्चे पैदा होते गए और उनके रिश्ते हमने फिक्स कर दिए? देखिए, आप ये सवाल कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने इस तरह के फैसलों को अपनी किस्मत समझा हुआ है। मिसाल के तौर पे गांव में एक शादी होती है, एक दूर उफ्तादा गांव है, उसमें जब बच्चे दो पैदा होते हैं तो दोनों बहनें कहती हैं कि जी ऐ धी मनु दे दो, वो कहती है मुंडा तेरा मेरा होया। जब वो दोनों बड़े होते हैं तो एक सिनारियो ये है कि वो गांव में ही रहता है या उसी तरह से, तो वो तो उसकी मंग है, वो तो उसने शादी करनी है उसकी। एक जो आपने वो पहले वाला था ना कि वो बड़ा हो जाता है, वो अफसर बन जाता है, तो अब उसको जो है वो, ये अब उसकी बदकिस्मती है कि अगर वो दूसरी शादी का सोचे उस वक्त सिर्फ इस बेसिस पे कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है, तो सर तालीम का बदकिस्मती है। इजाजत तो है, पैरामीटर्स हैं, इजाजत तो है। ठीक है, तालीम का, या फिर हम लोग दीन की इवन बात कर लें तो कुछ लोग बहुत दीनदार होते हैं और कुछ फॉलो करते हैं लेकिन अपने अपने मुताबिक, तो वहां पर भी बहुत फर्क आ जाता है। फिर क्या फर्क आता है? अब एक शादी हो गई, अब मर्द है वो अपनी बेगम को ये बार बार बात बोली जा रहा है कि कल तुमने मेरे बच्चों की भी तरबियत करनी है, लिहाजा तुम भी नमाज पढ़ा करो, तुम भी कुरान पढ़ा करो, तुम भी फॉलो किया करो जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं उसका तरीका बताता हूँ आपको। मैं आपको बताता हूँ अपनी अपनी मिसाल, एक अगर आप इजाजत जी 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 जी। उसमें ये है कि मैं पहली दफ़ा उम्रा करने गया और वो मुझे याद है मदीना मुनव्वरा, मैं मक्का मुअज़्ज़मा भी गया, तो वहाँ पे वापसी पे मैंने कुछ तस्बीह खरीदी, कुछ मैंने, एक मेरा बेटा जो उस वक़्त था कुछ तकरीबन 3-4 साल का, मिनहाज नाम है उसका, तो मैंने एक छोटी सी इतनी सी जानमाज उसके लिए भी खरीदी। ठीक हो गया। अब मैं आया तो वो जो मैं घर में नमाज पढ़नी होती है मैं वो पढ़ रहा हूँ, तो बेगम मेरी ने बताया कि वो अलमारी में गया, 4 साल का है, उसने अपनी वो जानमाज छोटी निकाली, वो मेरे पास आके उसने जानमाज बिछाई, उसने वो मुझे देख देख के जो मैं हरकतें कर रहा था उसने उसको रिपीट किया, फॉलो किया, और उसके बाद उसने जब ख़त्म मैंने किया तो उसको समझ नहीं आई कि सलाम कैसे फेरनी है। देखिए, एक तरीका है आप तकरीर करें, खुद आप सिगरेट पीते हैं और बच्चों को कहें स्मोकिंग इज बैड, ये आप अपना खुद बताते हैं। बाप अगर नमाज पढ़ता है 5 वक्त की, बाप अगर सुबह जाने से पहले कुरान पाक की तिलावत करके जाता है, माँ उसका माथा चूम के उसको जाने देती है, मुमकिन नहीं है कि बच्चे इधर उधर हो जाएं। मुसीबत वहां पे पड़ती है जहां डुअलिटी आती है, जहां पे आपके 2 स्टैंडर्ड होते हैं कि आप जो है वो ग्लास आपने शाम को पीना ही पीना है, एक, ठीक है जी, और बच्चों से कह रहे हैं कि ये चीज गलत है। नमाज आपने जिंदगी में जुमे की कभी नहीं पढ़ी और बच्चों को कह रहे हैं कि जी नमाज पढ़ें। तो अपने किरदार से बताएं। और ये एक और बात बताऊं आपको, 2-3 साल का बच्चा जो है वो बड़ा परसेप्टिव होता है, बच्चों को सब समझ आती है, बच्चों को सब पता चलता है ये काम कैसे करना है, वो देख रहा है ना, ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आप उनको एक ऐसी बात बताएंगे
जो कि आपने खुद जिंदगी में कभी नहीं की, तो उनका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, और इसी वजह से सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और मैं इस तमाम कन्वर्सेशन के बाद ये अपने व्यूवर्स से वादा करता हूँ कि इसी टॉपिक को हम यहीं से आगे लेकर चलेंगे एक और एपिसोड में, ठीक है? बहुत सारी अभी ऐसी बातें थी, बहुत सारे सवाल थे जो रह गए टाइम कम होने की बिल्कुल। वजह से। तो इस टॉपिक को फिर हम रखेंगे और यहीं से आगे बात को लेकर चलेंगे, लेकिन हमारे अगले प्रोग्राम के लिए हमारी पूरी एक और सुबह की टीम को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।